हाय गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है भाई। CSIR नेट दिसंबर 2023, हाउ द जोश। तो कैसी चल रही है तैयारी तुम्हारी? प्रिपरेशन पार्ट 8 आज हम लोग करेंगे। यहाँ हम लोग साइटोस्केलेटल सिस्टम की बात करेंगे। अरे वही सेल के अंदर जो यार एक्टिन फाइबर्स मिलते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, याद है ना, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स वगैरह। इनके क्या रोल हैं, क्या कंपोजिशन है, और ये सारी कहानी हम पढ़ेंगे फॉर द बिगिनर्स। मतलब हम लोग एक आउटलाइन, एक फ्रेम क्रिएट करेंगे इस टॉपिक के लिए। चलिए फिर पेन पेपर ले लीजिए और कहानी को शुरू करते हैं अब। आज का हमारा टॉपिक है साइटोस्केलेटन सिस्टम। हम सेल की बात करते हैं। देखो, जब हम लोग कभी बायोलॉजी पढ़नी शुरू की थी हम लोगों ने, तो स्केलेटल सिस्टम हमारे सामने आया था और तब हम लोगों ने अपने स्केलेटल सिस्टम के बारे में बात की थी। हमने ये जाना था कि जो आपका स्केलेटल सिस्टम है ये आरबीसी प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है, स्टोर भी करता है और टाइम पड़ने पर रिलीज भी करता है मिनरल्स को, और स्टोर भी करता है और रिलीज भी करता है फैट्स को। ये इंटरेस्टिंग था। सपोर्ट करता है हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को और साथ में मूवमेंट को फैसिलिटेट करता है। मतलब स्केलेटल सिस्टम सुनते ही सबसे पहली बात जो दिमाग में आई थी ये थी मूवमेंट की। जैसे हमने काफ़ी सारी जो डरावनी मूवीज़ थी हमने उनकी बात की थी, कभी कॉमिक्स भी पढ़ी होंगी जिसमें नर कंकाल नाच रहे हैं। तो कंकाल का जो रिलेशन है हमारे साथ में ऐसा है। फिर हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि जो आपका स्केलेटल सिस्टम होता है इसके अंदर केवल बोन्स नहीं होती, बोन्स के अलावा भी कुछ चीज़ होती हैं जिन्हें हम कनेक्टिव टिश्यूज़ के रूप में जानते हैं। कुछ याद है एग्जाम्पल्स क्या थे इनके जो स्केलेटल सिस्टम का पार्ट हैं अदर देन बोन्स? कार्टिलेज, टेंडन, कार्टिलेज, टेंडन्स और लिगामेंट्स। अब पूरी बॉडी को एज अ होल देखो तो क्या तुम ये बोल सकते हो कि इन चार कंपोनेंट, ये चार कंपोनेंट हैं बोन्स, कार्टिलेज, लिगामेंट्स और टेंडन, तो क्या इन चार में से कोई एक ही फंक्शन करता है? अगर मैं मूवमेंट की बात करूं तो क्या मूवमेंट के लिए केवल एंड केवल बोन्स काफी होती हैं? नो सर। नो। नो सर। अब क्योंकि हमारी बॉडी में हम जो भी देख पा रहे हैं हमें आंखों से दिखाई देता है, मतलब देखने का तो कम से कम कोई इशू नहीं है यहाँ पे। इसलिए हम अपने स्केलेटल सिस्टम के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं और हम देखते हैं कि स्केलेटल सिस्टम के कंपोनेंट आपस में कोऑर्डिनेट करके काम कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम सेल के स्केलेटल सिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ भी हमें तीन डिफरेंट कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं, तीन तरह के फाइबर्स जिन्हें हम लोग एक्टिन, ट्यूबुलिन के डाइमर से बना हुए माइक्रोट्यूब्यूल्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। और हम इन तीनों को इस तरीके से स्टडी करते हैं जैसे कि ये बिल्कुल तीनों अलग अलग काम करने वाले सिस्टम है। कारण ये भी है कि जितना बढ़िया तरीके से हम अपने स्केलेटल सिस्टम को देख सकते हैं बॉडी के, उतनी आसानी से सेल के स्केलेटल सिस्टम को नहीं देख सकते। इंडियन स्केलेटल सिस्टम की डिस्कवरी भी तब हुई है जब लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप काफ़ी इंप्रूव हो गए थे। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ अब से करीब 70-80 साल पहले। और ऐसा इसलिए क्योंकि वो बहुत पतले फाइबर्स होते हैं। अभी भी हम लोग लगातार सीख ही रहे हैं, समझ ही रहे हैं कि इनके रोल्स क्या क्या हैं। ये कहना गलत होगा कि हमें इनके सारे रोल पता हैं। जो स्केलेटल सिस्टम हम लोग पढ़ते हैं ये यूकैरियोटिक सेल की प्रॉपर्टी है, फिर वो चाहे प्लांट की हो, चाहे फंजाई की हो, चाहे एनिमल की हो, इंसेक्ट की भी सेल ले लो चाहे आप। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं जैसे कि बैक्टीरिया की सेल, उनमें टिपिकल ऐसा ही साइटोस्केलेटल सिस्टम नहीं मिलता, लेकिन इनसे मिलते जुलते प्रोटीन वहाँ भी अवेलेबल हैं और वो भी सेल की मॉर्फोलॉजी को कंट्रोल कर रहे हैं और सेल के अंदर के पॉसिबल मूवमेंट्स को भी वो कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं। लेकिन अगेन वो पुअरली अंडरस्टूड सिस्टम है। यूकैरियोटिक सिस्टम को हमने ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा है। तो बेसिकली जो यूकैरियोटिक साइटोस्केलेटल सिस्टम है इसका मेन रोल है ऑर्गेनाइजिंग द स्ट्रक्चर एंड एक्टिविटी ऑफ द सेल। मतलब सेल जैसी है उसको वैसा बनाना और सेल के अंदर या बाहर जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं उनको कंट्रोल करना। मोटे रूप से हमें ये तीन फिलामेंट्स स्टडी करने हैं जिनमें से एक को बोलते हैं हम एक्टिन फिलामेंट्स, एक को बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल और एक को बोलते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। अब इन दोनों में एक सिमिलरिटी है जो इंटरमीडिएट फिलामेंट में नहीं है। एक्टिन फिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल ये दोनों के दोनों ग्लोबुलर प्रोटीन से जुड़ करके बने हुए हैं।
हैं फाइबर, लेकिन जो इनकी फंडामेंटल यूनिट है वो ग्लोबुलर प्रोटीन की है। एक्टिन के प्रोटीन में जो फंडामेंटल यूनिट है उसे हम एक्टिन मोनोमर कहते हैं, एक अकेला प्रोटीन। जबकि माइक्रोट्यूब्यूल्स में दो डिफरेंट पेप्टाइड होती हैं जो फोल्ड होकर आपस में जुड़ जाती हैं, अल्फा एंड बीटा नाम से है, ट्यूबुलिन बोला जाता है इनको। और ये दोनों जब तक जुड़ेंगे नहीं तब तक कि ये माइक्रोट्यूब्यूल्स की फॉर्मेशन नहीं करेंगे, इसलिए हम इन्हें ट्यूबुलिन डायमर के नाम से भी जानते हैं। जहाँ तक रही इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की बात, तो इंटरमीडिएट फिलामेंट ज़्यादातर हमें लंबे फाइबर्स के रूप में ही दिखाई देते हैं। काफ़ी कम केसेस हैं जहाँ ग्लोबुलर प्रोटीन इन्वॉल्व हो रहे हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट बनाने के लिए, और ये केस टू केस इनके एग्जाम्पल्स अलग हैं और इनके कंपोनेंट्स भी अलग हैं। अब इनके लोकेशन की बात करते हैं। देखिए, एक्टिन फिलामेंट्स आपको अक्सर मेम्ब्रेन के पास दिखाई देंगे, और एक्टिन फिलामेंट्स का जो मेन काम है ये है सेल को मोटिलिटी प्रोवाइड कराना, जैसे सेल क्रोल करना चाहती हो, या फिर सेल में अगर कोई प्रोजेक्शंस बाहर निकले हुए हैं तो उन प्रोजेक्शंस को सपोर्ट करना। यहाँ तक कि आपने पहले लेक्चर्स में ये भी देखा है कि वेसिकल फॉर्मेशन में भी, बडिंग की कहानी में भी इनका बड़ा रोल है। तो समरी के रूप में हम ये याद रखेंगे कि एक्टिन्स लोकेशन जो है इनकी पेरिफेरल है। पेरिफेरल मतलब बाउंड्री के पास। रोल की अगर हम बात करें तो रोल इनका सेल मूवमेंट में है, जो सीडोपोड्स बनते हैं, जो हम लोग माइक्रोविलाई की बात करते हैं, जो सेल के बाहर सरफेस निकले हुए हैं। आपने देखा होगा ना, कई सारी सेल इस तरह की होती हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर्स बाहर निकले हुए हैं, इन विलाई को भी सपोर्ट करने में एक्टिन का रोल है। इसके अलावा फेगोसाइटोसिस में हमने देखा है कि भाई ये बड़ा काम आता है। और वेसिकल फॉर्मेशन खासतौर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो वेसिकल बनती हैं, जो अंदर आती हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस। हाँ जी, एंडोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस, इसमें भी इनका रोल है। अब जो मैंने यहाँ लिख दिया बस यही रोल होंगे, बात ये नहीं है। जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे वैसे वैसे इनके और रोल आपको दिखते जाएंगे। तो ये बात थी एक्टिन की। अब हम बात करते हैं दूसरे फिलामेंट की, माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल की जो स्पेशलिटी है वो ये कि वो न्यूक्लियस के पास में जहाँ सेंट्रियोल होता है, इसी के आसपास वो प्रोटीन्स हैं जो इन फाइबर्स को असेंबल करते हैं। यानी कि ये सेल के इंटीरियर में आमतौर पे ब्रांच स्ट्रक्चर नहीं होते। और एक कहानी ये भी है कि इनके हमेशा मुझे प्लस माइनस पोलैरिटी देखने को मिलती है। एक्टिन में भी देखने को मिलती है ये वाली कहानी, प्लस माइनस की स्टोरी। इस बात को भी हम समझेंगे। और यहाँ पर हम जानते हैं कि ये वेसिकल को ट्रांसपोर्ट कराने में रोल निभाते हैं, पूरे पूरे ऑर्गेनल को भी ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करते हैं, और भी कुछ रोल हैं इनके। तो अगर मैं बात करूं कि भाई माइक्रोट्यूब्यूल, इनकी लोकेशन, तो लोकेशन है इनकी इंटीरियर, होल सेल फ्रॉम सेंट्रियोल। सेंट्रियोल से कहानी शुरू होगी। फंक्शन की बात करें तो फंक्शन में है वेसिकल या फिर ऑर्गेनल मूवमेंट। कोई और भी रोल पता है इसका, माइक्रोट्यूब्यूल का?
क्रोमोसोम सेग्रीगेशन, क्रोमोसोम सेल सेग्रीगेशन, सेल डिवीजन मत बोलना, क्रोमोसोम सेग्रीगेशन। अब तुमने ये वर्ड बोल दिया है सेल डिवीजन, तो मुझे क्लियर करना होगा। क्रोमोसोम सेग्रीगेशन में केवल क्रोमोसोम जो हैं, जो बीच में अलाइन थे सारे एनाफेज में, मेटाफेज में इंडीड, तो फिर वो बाद में एक एक जो क्रोमेटिड है वो अलग हो जाती है। अगर हम माइटोसिस की बात कर रहे हैं और मियोसिस की बात कर रहे हैं, तो होमोलोगस पेयर जो थे क्रोमोसोम को, जो बीच में अलाइन हो गए था करके, एक एक पूरा पूरा क्रोमोसोम अपोजिट पोल की तरफ जाना शुरू कर देता है। लेकिन जिसे हम सेल डिवीजन कहते हैं, तो सेल डिवीजन में कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस दोनों होते हैं। ये जो डीएनए का बंटवारा है दो अलग अलग हिस्सों में, इसे कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस है कि साइटोप्लाज्म भी दो हिस्सों में बट गया। जब तक सेल दो हिस्सों में नहीं बटेगी तब तक हम सेल डिवीजन नहीं कहते। क्लियर है बात ये? Yes, sir. अब सर वो जी बोलिए। सेल डिवीजन था, साइटोकाइनेसिस में भी साइटोस्केलेटन का रोल होती है ना सर? इसलिए तो मैंने ऐड कर दिया आगे तुम्हारे बोलते बोलते बोलने से पहले इसलिए मैंने कहा था कि मुझे वो बात एलाबोरेट करनी पड़ेगी, क्योंकि जो ओके ये जो साइटोकाइनेसिस वाली कहानी है, यहाँ पे ये भी याद रखिएगा, केवल एनिमल सेल्स में, प्लांट में नहीं। एनिमल सेल्स में कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनते हैं जो दो सेल को, जैसे सपोज करो कि आपकी ये सेल बिल्कुल बटने के लिए तैयार हैं, तो यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग होते हैं जो कसते जाते हैं और सेल दो हिस्सों में बढ़ जाएगी। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास एक गुब्बारा है, गुब्बारे को अपने एक हाथ से पकड़ो और अपनी मुट्ठी भींचते जाओ, तो तुम पाओगे कि गुब्बारा बीच में से भिज गया है बिल्कुल, और दोनों साइड आपके हाथ के गुब्बारे के अलग अलग पार्ट आपको निकले हुए दिखाई दे रहे हैं। आप चाहो तो यहाँ पे गुब्बारे को गोल गोल घुमा करके दो बॉडी वाला गुब्बारा बना सकते हो। मतलब जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये गुब्बारा है एक लंबा वाला, और आपने हाथ से इसे पकड़ लिया और फिर आप इसे भींचते जा रहे हो, तो क्या होगा, ये गुब्बारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा, है ना? Yes, sir. और आप चाहो तो फिर उसे गोल गोल घुमा के गुब्बारों को, दोनों साइड वालों को, आप इन्हें तोड़ के अलग भी कर सकते हो। आपने किए होंगे, मैंने कर रखे हैं सारे काम। ध्यान नहीं दिया तो हवा निकल जाएगी, ध्यान दोगे तो दो अलग गुब्बारे बन जाएंगे। एनीवे, पॉइंट ये नहीं है। पॉइंट ये है कि जो कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग है ये एक्टिन फिलामेंट्स का बना होता है। तो जनरली जब हम लोग माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात करते हैं, तो सेल के अंदर कह दीजिए कि ये सही मायने में रेलवे ट्रैक्स हैं। रेलवे ट्रैक बोल दीजिए, या फिर आप इन्हें कह दीजिए रोड, जिनके ऊपर सेल के अंदर जिन वेसिकल्स को या ऑर्गेनल्स को मूव करना है तो ये ट्रैवल करते हैं। एक्टिन फिलामेंट्स को हम जनरली, जो हमने ये फंक्शन लिखे हैं, हम इसी के आसपास देखने की कोशिश करते हैं, बट जैसे जैसे हमारी जानकारी बढ़ती जा रही है तो हमने ये भी पाया है कि एक्टिन फिलामेंट्स भी ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होता है, लेकिन उस लेवल पर नहीं जिस लेवल पर माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। अब तीसरा कंपोनेंट है साइटोस्केलेटल सिस्टम का, जिसे हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट। ये पूरी सेल के अंदर मैश वर्क की तरह फैले हुए हैं। आप जमीन पर सोते हो या बिस्तर पे? बिस्तर पे। ओके, कुछ जमीन पे भी सोते हैं, कुछ बिस्तर पे सोते हैं। तो जो जमीन पे सोते हैं, मतलब डायरेक्ट जमीन पे सोते होगे इसका मतलब है, या कुछ बिस्तर बिछाते हैं जमीन के ऊपर? वैसा वाला नहीं 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 सर, मुझे लगा आप वैसे कुछ। नहीं, ऑफ कोर्स भाई, शब्द है। मेरे शब्द सीधे सीधे हैं, स्ट्रेट। बिस्तर पे या जमीन पे?
बिस्तर पे सो। अब हो सकता है वो बिस्तर आपका पलंग के ऊपर हो या जमीन पे हो, वो एक सेपरेट इशू है, बट बिस्तर तो बिस्तर ही होता है साहब। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आपका बिस्तर होता है, क्या इसमें एक पार्ट गद्दा भी होता है? ओह Yes, माय sir. गॉड, मुझे लगा मैं ही वो लकी यस सर। इंसान हूँ जो गद्दे पे सोता है। आज देखो भाई, देश कितना समृद्ध हो गया, सभी लोग गद्दे पे सो रहे हैं, राइट। अब गद्दे भी 2-3 तरह के होते हैं, ये भी पता होगा शायद। 2-3 तरह के गद्दे होते हैं, किस किस तरह के होते हैं, क्या क्या यस चीज, सर। कैसे कैसे टाइप के यस। होते हैं? फॉर्म वाले, जूट वाले। फॉर्म रुई वाले, का होता है, जूट फोम का वाले, होता है, और जूट वाले, और रुई। रुई वाले, कॉटन वाले, रुई वाले। बिल्कुल। और भी कुछ, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, और अलॉन्ग विद दैट उसमें स्प्रिंग भी होती है। जो अंग्रेजी मोटे मोटे बेड होते हैं जो 5 स्टार होटल में आपको मिलेंगे, 1-1 फुट के मोटे, उनमें स्प्रिंग्स भी लगी होती हैं, बड़ी सोफिस्टिकेटेड, ताकि आपको बड़े आराम से नींद आए और आप उछल कूद कर सको उसके ऊपर। एनीवे, तो बात यह है कि ये जो कंपोनेंट हैं गद्दे के अंदर के, चाहे वो फोम हो, चाहे वो कॉटन हो, चाहे वो जूट हो, इसका पर्पस क्या है? वाई गद्दा क्यों चाहिए? बॉडी को रिलैक्स करने के लिए। हाँ, बॉडी को रिलैक्स करने के लिए तो मैंने देखा है मॉल्स जो होते हैं ना, शॉपिंग मॉल, वहाँ पे एक चेयर भी लगी होती है, 50 रुपये लेते हैं, 5 मिनट उस पर बैठो, वो बड़ी रिलैक्स करती है बॉडी को। रिलैक्स वो भी करती है। गद्दे में ऐसा क्यों? देखिए, जब हम गद्दे की बात करेंगे और गद्दे के अंदर भरी हुई चीज़ों की बात करेंगे, तो उनका बेसिक पर्पस होता है आपको कुशन प्रोवाइड करना। कुशन, कुशन समझते हैं? एक ऐसा सब्सटेंस जो आपको किसी तरह की फिजिकल इंजरी से या स्ट्रेस से बचाए, जो आपको हार्ड सरफेस से अलग रखे, कुछ ऐसी चीज जो भिज सकती हो और वापस अपनी फॉर्म में आ सकती हो। अच्छा गद्दा उसे मानते हैं हम लोग जिस पर हम लेटें तो वो दब जाए, और जब उठें तो वापस अपनी फॉर्म में आ जाए, है ना। अगर कोई गद्दा ऐसा है जिस पर आप लेटे हो, लेट के वो पिचक गया, और आप उठे तो उठ के वो वापस नहीं आया, तो उस गद्दे को आप बेकार क्वालिटी का बोलोगे। सही बोल रहा हूँ ना? यस सर। इंटरमीडिएट फ्लामेंट, यस सर। इंटरमीडिएट फ्लामेंट हमारे गद्दे के अंदर भरी हुई रुई, फॉर्म या फिर जूट, जो भी आप देखना चाहो, ये वो है। तो आप बताएंगे कि इसका पर्पस क्या है सेल के अंदर? कुशन की तरह, कुशन प्रोवाइड करना, मैकेनिकल स्ट्रेस से बचाना। जब भी कभी कोई सेल को भींचेगा, आप जैसे अपने गाल पकड़ो, पकड़ लिया, यस सर। तो गाल भिज गए ना वो। अब जब आप तो छोड़ोगे तो आप पाओगे कि गाल आपके वापस अपनी कन्फर्मेशन में आ गए। इसमें 2 चीज़ें इन्वॉल्व हैं उनको वापस कन्फर्मेशन में लौटने के लिए। एक, जो सेल के अंदर है जो आप देख रहे हो इंटरमीडिएट फिलामेंट, और एक जो सेल के बाहर है, उसमें इलास्टिन्स हैं, कोलेजन के फाइबर्स हैं, ग्लाइकोज अमीनोग्लाइकन्स हैं, ये सब चीज़ें काम आती हैं वहाँ पे। तो वो दोनों कंपोनेंट मिलकर के हमारी बॉडी के टिश्यूज़ को कुशन प्रोवाइड करा रहे हैं। टिश्यू के अंदर जो सेल्स हैं, सेल के अंदर के पार्ट को कुशन प्रोवाइड करने के इंटरमीडिएट फिलामेंट है। अभी अभी हमने ये भी देखना शुरू किया है कि इंटरमीडिएट फिलामेंट्स कैन बी फाउंड अटैच्ड टू डिफरेंट एंजाइम्स विच आर वर्किंग इन साइटोसोल। तो जो एंजाइम्स वगैरह हैं उनकी डॉकिंग साइट के रूप में भी इंटरमीडिएट फिलामेंट्स काम करते हैं। एक ऐसा नेटवर्क जिसके ऊपर बंदर बैठे हुए हैं, और बंदर कौन है? हमारे एंजाइम्स। ये जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का नेटवर्क है, ये केवल साइटोसोल में होगा, ये भी मिथ्या मत पाल लीजिएगा। आपके न्यूक्लियस के अंदर भी ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स पाए जाते हैं, और ये वहां पर उसको शेप प्रोवाइड करने में हेल्प कर रहे हैं, क्रोमेटिन एंड एंजाइम्स को लोकेशन भी दे रहे हैं। न्यूक्लियर लैमिनिन प्रोटीन्स जो हैं, ये भी इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के एग्जाम्पल है। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का मेन काम है सपोर्ट, और साथ में एंकरेज, मतलब एंकर की तरह काम करना ऐसी चीजों के लिए जो यहां पे बैठना चाहती हूं। तो क्या ये ओवरव्यू क्लियर हो गया?
Yes, sir. Yes, sir. अब ये मत कहना यार, देखो मैंने कुछ बायसनेस दिखा दी है कि एक्टिन के लिए तो मैंने बहुत सारी बातें कर दी, माइक्रोट्यूब्यूल के लिए बहुत सारी बातें कर दी, और इंटरमीडिएट फिलामेंट के लिए केवल 2 शब्द लिख दिए, सपोर्ट एंड एंकरेज। कहानी क्या है कि इंटरमीडिएट फिलामेंट्स बहुत डाइवर्स रोल के हैं। देखिए, एक्टिन फिलामेंट तो एक्टिन फिलामेंट ही है, चाहे न्यूरॉन्स में हो, चाहे एपिथेलियम सेल्स के अंदर हो, चाहे एंडोथेलियल सेल के अंदर हो, किसी भी टाइप की सेल में हो, सब में एक्टिन एक्टिन ही है, माइक्रोट्यूब्यूल माइक्रोट्यूब्यूल ही है। लेकिन इंटरमीडिएट फिलामेंट्स बहुत डाइवर्स नेचर का है, और अपनी इस डाइवर्सिटी की वजह से अलग अलग सेल टाइप में इसके अलग अलग रोल हैं। तो यहाँ हम जर्नलाइज्ड रोल की बात कर रहे हैं। अगर मैं जर्नलाइज्ड रोल की बात करूँ तो यह है सपोर्ट एंड एंकरेज। फिर सेल टू सेल इसके रोल और अलग हो जाते हैं, जहाँ पे इनके नाम लिए जाएंगे पर्टिकुलर कि भैया इंटरमीडिएट फिलामेंट है वाइमेंटिन और इसका पर्टिकुलर रोल है ये, ठीक है। तो ये केस स्पेसिफिक रोल अलग होते हैं, जबकि एक्टिन फाइबर्स और माइक्रोट्यूब्यूल मेजॉरिटी ऑफ सेल्स में यही या इसके आसपास के सिमिलर रोल दिखा रहे होते हैं। तो इसलिए जर्नलाइज्ड वे में माइक्रोट्यूब्यूल्स और एक्टिन्स की बातें करना काफ़ी आसान है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की बात करना आसान नहीं है, क्योंकि ये बहुत डाइवर्स नेचर के होते हैं। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? कुछ नक्शा तो बन गया होगा भैया कि साइटोस्केलेटल सिस्टम क्या होता है। गेट और CSIR नेट 2024 की प्रिपरेशन चालू है, आप भी इसका पार्ट बन सकते हैं। iFly को आप ज्वाइन कर सकते हैं CUT PG, GAT B, IIT JAM, एम्स, मतलब तमाम तरह के MSc एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो बायोटेक में डील करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी और लाइफ साइंसेस। साथ ही पोस्ट MSc CSIR नेट JRF, गेट, DBT और ICMR JRF, और इसी तरह के दूसरे फेलोशिप के एग्जाम या फिर लेक्चरशिप वाले एग्जाम। आइए iFly के साथ शॉर्ट, एक्यूरेट, फास्ट और एफिशिएंट वे में अपने टारगेट्स के लिए तैयारी कीजिए। मत बोलिए iFly आपकी लाइफ में कैटलिस्ट की तरह है। iFly के कोर्सेज ज्वाइन करने के लिए मुझे व्हाट्सएप कीजिए 9013902981। चलिए फिर जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।